CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects, are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. Hello champs, I hope you all are healthy, safe and सबसे important that you're staying at home. So आपको पता है that ratios chapter में all the important ratios I've covered in context to such questions जिसमें आपको ये बताना है that due to a particular transaction ratio will improve, reduce or there'll be no change in the ratio. Right? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, I will provide the link in the description box. You must watch them because you will really gain a lot out of those videos. Right? तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्विक रेशो के बारे में या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो. So आपको पता है that quick ratio is one of your liquidity ratios, right? 2 liquidity ratios होती है, current ratio and quick ratio. Quick ratio का formula बहुत ही simple है, quick assets or liquid assets upon current liabilities, right? Liquid assets क्या होते हैं या quick assets क्या होते हैं? Basically these are those assets which are highly liquid, यानी जिन्हें आप easily cash में convert कर सकते हैं. Roughly हम कहते हैं within a period of 3 months or 90 days, right? Within a period of 90 days or 3 months जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहते हैं, राइट? वैसे तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही लिक्विड होते हैं, मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. बट ये वो वाले करंट एसेट्स होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जो विद इन 3 मंथ्स आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. तो जैसे आपको पता है क्विक एसेट्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट ऑल द करंट एसेट्स एक्सेप्ट 2 आर क्विक एसेट्स. ओके, इसमें से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो जो हाईली लिक्विड नहीं है. 1 इज इन्वेंट्री, ठीक है. अब इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो तो मार्केट में डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि सेल होगा या नहीं होगा, टाइम पे सेल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दो, राइट? अब आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी इन्वेंट्री है ना. यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहती है इफ़ दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री. वैसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बिकॉज ये आप +1 से पढ़ते आ रहे हो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, नॉट द ओपनिंग स्टॉक, राइट? तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है. Other than this, we also have to exclude one more current asset, that is prepaid expenses. Why? Because इनको तो हम कैश में एक्चुअली कन्वर्ट कर ही नहीं सकते. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉट ड्यू बट पेड या फिर पेड इन एडवांस. इसको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कर ही नहीं सकते. तो इसे भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट? सो वी आर लेफ्ट विद अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. यू कैन से ऑल द करंट एसेट्स यू टेक, उसमें से 2 आप एक्सक्लूड कर दीजिए तो यू विल गेट क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स. ओके, अनदर थिंग इज कि इसका नाम ये एसिड टेस्ट रेशो क्यों है? यू नो इट्स अ वेरी अनयूजुअल नेम. तो जनरली बच्चों के मन में रहता है कि इसको एसिड टेस्ट रेशो क्यों कहते हैं. सो इसका सिंपल सा रीज़न है, इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है कि पहले हम क्या करते थे कि एक एसिड टेस्ट कंडक्ट करते थे टू चेक इफ अ मेटल इज गोल्ड और नॉट. तो यहाँ पे भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली दैट एन एसिड इज अ लिक्विड एसिड और नॉट. तो यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशो जो नाम है ये एक इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है वेर इन वी यूज टू कंडक्ट अ टेस्ट, an acid test to check if metal is gold or not. अगर वो मेटल टेस्ट पास कर जाता था तो उसका मतलब होता था कि वो गोल्ड है, अदरवाइज गोल्ड नहीं है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक टेस्ट कर रहे हैं एसिड्स के ऊपर टू चेक इफ दे आर लिक्विड एसिड्स और नॉट, राइट? और आपको ये भी पता है दैट द आइडियल रेशो फॉर क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो इज 1:1, राइट? और इसका आंसर ऑफ कोर्स प्योर रेशो की फॉर्म में आता है, 1:1 की रेशो में आता है.
राइट चैम्प्स, तो अब आप ये बात ध्यान रखेंगे एंड लेट अस प्रोसीड टू द ट्रांजैक्शंस नाउ। चैम्प्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, स्पेशली लेट मी टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय करंट रेशियो से रिलेटेड वीडियो, कि इन क्वेश्चंस को करने के आपके पास बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप कोई वैल्यूज अज्यूम करके कर सकते हो, या बिना वैल्यूज के भी आप प्रॉपर सोचेंगे कि न्यूमरेटर पे क्या फर्क पड़ रहा है, डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ रहा है, एंड हेंस रेशियो पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जहां जैसा सूटेबल लगता है हम वहां पे वैसे कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्राई टू थिंक फॉर द डुअल एस्पेक्ट, ठीक है, उसके जो दो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इन्वेंट्री इज गेटिंग इंक्रीज्ड और स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या इन्वेंट्री क्विक एसेट का पार्ट होता है? नहीं, दिस इज नॉट अ क्विक एसेट। तो मेरी जो रेशो है उसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इन्वेंट्री अगर बढ़ भी रही है ना, इसका मेरे क्विक एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। बट यस, कैश कम हो रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ क्विक एसेट, दिस इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, राइट। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा क्विक एसेट कम हो रहा है और करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मल सा सोच के देखो, अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू पे देयर इज नो चेंज, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट रेशियो विल रिड्यूस। तो हम प्रॉपर लिखेंगे दैट डिक्रीज इन कैश विल रिड्यूस आवर क्विक एसेट्स and there is no change in current liabilities, hence the ratio will reduce. I hope this is making sense to you. Okay, let us look at the next part, cash collected from debtors. It's quite easy. Again, यहाँ पे जैसे आपका cash increase हो रहा है, of course, and your debtors are getting reduced. अब आप बताइए, क्या cash quick assets का part है? Yes, of course. क्या debtors quick assets का part है? Yes, of course. All the current assets except inventory and prepaid expenses are liquid assets or quick assets. तो ये भी हमारे क्विक एसेट्स हैं एंड दीज आर आल्सो आवर क्विक एसेट्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आवर रेशियो? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो एक क्विक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक क्विक एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दैट हमारे क्विक एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और करंट लाइबिलिटी पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हेंस द रेशियो विल नॉट चेंज, right? Hence the ratio will not change. I hope you're getting this. Now let us look at the next part. Sale of goods costing 10,000 for 60,000. अगर मैं इसके dual aspect सोचूं, तो यहाँ पे मेरा जो stock है वो 10,000 से reduce होगा, right? I will get cash of 60,000 and यहाँ पे profit हो रहा है, आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट। 10,000 की चीज मैंने 60,000 में सेल की है, सो आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, राइट। स्टॉक मेरे क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता, कैश ऑफ कोर्स मेरे क्विक एसेट्स का पार्ट होता है, एंड प्रॉफिट अगेन, प्रॉफिट तो हम वहां शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में या रिजर्व्स एंड सरप्लस में, राइट। सो यहाँ पे जो मेरा रेलेवेंट फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्विक एसेट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज द कैश इज इंक्रीजिंग और करंट लाइबिलिटीज पे तो कोई फर्क नहीं है। सो फाइनली अगर क्विक एसेट्स बढ़ रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं है, सो द रेशियो विल इंक्रीज। बताइए, इज दैट क्लियर टू यू? Okay, champs, let's look at the next part. Sales of an office furniture, book value of 10,000 for 7,500. तो आपने फर्नीचर सेल किया है, यहाँ पे आपके पास है 7,500 का फर्नीचर जिसकी एक्चुअल वैल्यू बुक्स में वैल्यू थी 10,000, वो जा रहा है। सो आप डुअल एस्पेक्ट सोच लीजिए जो भी ट्रांजैक्शन है उसका। यहाँ पे आपने 10,000 की चीज 7,500 में बेची है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2,500, राइट। अब कैश जो है वो क्विक एसेट्स का पार्ट है, फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट होता है, क्विक एसेट थोड़ी होता है, और लॉस तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हो। तो आपका जो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्विक एसेट्स इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट,
राइट, और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देयर इज नो चेंज इन द करंट लाइबिलिटी. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? दैट द रेशियो विल इंक्रीज और रेशियो विल improve. राइट, सिंपल है ना. नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड मैंने काफ़ी डिस्कशन की है प्रीवियस वीडियोस में भी, जिसमें मैंने बताया था कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव कर देते हैं फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो उसे डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं पब्लिक में कि हम इतना डिविडेंड देंगे, और जैसे ही डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड, वो बन जाती है एक करंट लायबिलिटी, यानी कि डिविडेंड पे होने से पहले ही करंट लायबिलिटी बन जाता है जब डायरेक्टर्स उसे डिक्लेयर कर देते हैं. राइट, अब आपने डिविडेंड पे कर दिया है तो वो जो करंट लायबिलिटी क्रिएट हुई थी अब वो कम हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि जब डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था वो करंट लायबिलिटी बन गई थी. अब जब हमने डिविडेंड को पे कर दिया है तो वो करंट लायबिलिटी जो क्रिएट हुई थी वो खत्म हो गई. एंड ऑफ कोर्स आपका कैश भी जाएगा. नाउ कैश इज अ पार्ट ऑफ योर क्विक एसेट एंड दिस इज ऑफ कोर्स योर करंट लायबिलिटी. तो जो मेरा फॉर्मूला है रेशो का क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें न्यूमरेटर भी कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है बाय द सेम अमाउंट. सो दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट. तो यहाँ पे सही रहेगा अगर मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लूँ. जैसे हमारी जो क्विक रेशो थी इनिशियली दैट वाज 1.7 रेशो 1, यानी कि आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि 17,000 अपॉन 10,000 ऐसा रहा होगा इनिशियली. नाउ व्हेन यू हैव पेड डिविडेंड, इसकी वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 5,000. तो 5,000 से आपका कैश कम हो रहा है और 5,000 से जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो भी कम हो रही है. नाउ दिस इज 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सो दिस इज 2.4:1. So what is the answer? That the ratio will improve. That the ratio will improve. Right, champs? Okay, आगे देखते हैं. Paid rent in advance. Very simple. Cash जा रहा है और आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है प्रीपेड रेंट के नाम से. Now you tell me, क्या prepaid expense, is it a part of quick assets? No, it is not. It is a part of current assets, but quick assets find out करने के लिए इसे हम current assets में से subtract कर देते हैं. Right? So this is not a part of my quick assets, but cash is a quick asset. So मेरा जो relevant formula है quick assets upon current liabilities, उसमें हम कहेंगे कि जो क्विक एसेट्स है वो कम हो रहे हैं बाय द अमाउंट ऑफ कैश, करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? दैट द रेशियो विल रिड्यूस, बिकॉज न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं है, सो द रेशियो विल रिड्यूस. राइट चैम्प्स, नेक्स्ट पार्ट इज परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2,000 रुपीज. आपको पता है दैट लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे आर अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री को तो हम क्विक एसेट्स में नहीं लेते. ऑल्सो यू शुड नो दिस कि करंट रेशो की कैलकुलेशन में भी हम लूज टूल्स को करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते. रीजन इज सिंपल कि लूज टूल्स आर एक्चुअली नॉट सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश. इनको हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं रखते अपनी फैक्ट्री में. सम सॉर्ट ऑफ औजार जैसे screwdriver, nuts, bolts, all these are part of loose tools. तो ये इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं वैसे भी. क्विक एसेट्स में तो वो इंक्लूड हम एनीवेज नहीं करते. सो द फॉर्मूला दैट वी हैव इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अगर आपने लूज टूल्स परचेज किए हैं तो ऑब्वियसली आपका कैश कम होगा एंड योर क्विक एसेट विल डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ कैश. करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेंस द रेशियो विल रिड्यूस. राइट, सिंपल है. सो लूज टूल्स वाला पॉइंट ध्यान से करिएगा. ऑल्सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने करंट रेशियो से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए. यू विल रियली गेन अ लॉट आउट ऑफ इट. ओके चैम्प्स, सो दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग. आई हैव डेलिबरेटली पिक्ड दिस बिकॉज इसमें दो अलग अलग assumptions में अलग अलग आंसर आएगा. सो ऑनर्ड बिल्स पेबल ऑन मेच्योरिटी. वेरी सिंपल. बिल्स पेबल की जब ड्यू डेट आई तो हमने उसे ऑनर कर दिया, वी पेड इट. राइट, तो यहाँ पे कैश कम हो रहा है,
which is of course a part of your quick assets, and bills payable कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, which is a part of your current liability. यानी देखा जाए हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे इसका इम्पैक्ट है. बट यू नो द आंसर विल डिफर. अगर हमारी इनिशियल क्विक रेशो की वैल्यू 1:1 होगी तो आंसर कुछ और होगा, और इनिशियल अगर वैल्यू लेट्स से 0.8:1 यानी 1:1 से कम होगी तो आंसर कुछ और होगा. Like in this case, if we assume that the initial quick ratio was 10,000 upon 10,000, मतलब 1:1, और हमने ये जो bills payable है इसको meet किया, so our cash is getting reduced by 5,000 and our bills payable यानी current liability is also getting reduced by 5,000. So what is the answer? 5,000 upon 5,000. Still the ratio is 1:1. So we can say that the ratio has not changed. There is no change in the ratio. राइट. बट अगर इनिशियल क्विक रेशो 1:1 से कम होगी, लेट्स से 0.8:1, अज्यूमिंग कि जो इनिशियल वैल्यूज होंगी क्विक एसेट्स की वो होगी 8,000 और करंट लायबिलिटी की 10,000. नाउ इफ वी हैव पेड दिस बिल्स पेबल ऑफ 5,000, तो कैश इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 5,000 एंड बिल्स पेबल इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 5,000. सो दिस इज 3,000 अपॉन 5,000. हियर वी विल गेट द आंसर एज 0.43:1. So what is the answer? What is the conclusion? 0.8 से 0.43. So the ratio will reduce. यानी आपकी जो initial value है quick ratio की, that also matters, right? So इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. इसलिए sometimes it's better to assume the values and then conclude, because answer can differ. Alright champs, so this is it for this video. इसमें हमने डिस्कस किया क्विक रेशो के बारे में. If you have any video requests, please drop them in the comment section. And मिलते हैं अगले वीडियो में. Hey champs, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपकी बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं एक नया चैनल, पैशनेट एंड क्यूरियस. The link is in the description below. Do check it out.